जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 17 के विषय में। चूँकि इसके पूर्व भी हमने 24 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। और मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कोताही न करें। इसके साथ ही मैं विषय पे आता हूं। विषय है आरोप। चूँकि अध्याय 17 में इसका वर्णन किया गया है। चूँकि अध्ययन की दृष्टि से जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक विचारण के पूर्व की प्रक्रिया, एक विचारण के दौरान की प्रक्रिया और विचारण की समाप्ति के पश्चात की प्रक्रिया। तो ये जो आरोप की विषय वस्तु है, ये विचारण प्रारंभ होने की पूर्व की प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। और आरोप शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि दोषारोपण किया जाना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष लगाना। तो यहाँ जो आरोप का जब हम अध्ययन करेंगे धारा 211 से लेकर के धारा 214 तक में, या 215-16 में जो बातें कही गई हैं, तो उससे स्पष्ट ये निष्कर्ष निकलता है कि आरोप का उद्देश्य ये है कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा कर सके उस मामले में। इसलिए आरोप विरचित किया जाता है, क्योंकि हम जब आरोप लगाते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो वो उसका अपना प्रतिरक्षा भी करता है। तो इसलिए आरोप स्पष्ट होना चाहिए। यदि आरोप में किसी प्रकार की दुविधा है या गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं दी गई हैं धारा 215 में या उधर धारा 464 में। तो उसके लिए ये 211 में बातें कही गई हैं कि क्या क्या होना चाहिए, अंतर्वस्तु इसकी क्या होनी चाहिए। तो आरोप से तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अभियुक्त के रूप से जाना जाता है, अभियुक्त के नाम से, ऐसा दोषारोपण है जिसका वो अपना उस विचारण में प्रतिरक्षा कर सके, यही आरोप है। अब उसका अंतर्वस्तु क्या होगा उसके बारे में धारा 211 की बात करता है, फिर 212 बात करता है, धारा 213 भी बात करता है और धारा 214 भी बात करता है। उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और जो बाकी के अन्य धाराएं हैं वो रिलेट करके देखना होता है कि जो फॉर्म संख्या 32 अनुसूची में जो दी गई है इस अधिनियम के अंत में, तो उस अनुसूची में आप देखेंगे तो 3 तरह के आरोप के फॉर्म बताए गए हैं। पहला तो एक शीर्ष वाला फॉर्म है कि एक शीर्ष के अपराध जब आरोप में विरचित करना हो तो उसके लिए फॉर्म 32 में दिया गया है, कैसे आरोप विरचित किया जाएगा। दूसरा है कि कोई एक या एक से अधिक है, 2 या 2 से अधिक शीर्षक वाले कोई अपराध हैं, शीर्ष वाले अपराध हैं, तो उनका आरोप विरचित कैसे किया जाएगा, उसके लिए फॉर्म दिया गया है, प्रारूप दिया गया है। और तीसरा उसमें ये दिया गया है कि कोई पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित यदि आरोप विरचित करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। और वो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 75 है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये तीसरे तरह का प्रारूप दिया गया है पूर्व दोष सिद्धि के लिए। और 211 की उपधारा 7 में जो बात कही गई है पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित आरोप विरचित करने का, तो इसको हम लोग को रिलेट करके देखेंगे। जैसे धारा 236 में दिया गया है कि जब तक 235 की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, या आप किसी भी ट्रायल में आप देखेंगे, सेशन ट्रायल को छोड़कर यदि मजिस्ट्रेट के ट्रायल को भी देखेंगे तो उसमें भी ये बात कही गई है कि पूर्व दोष सिद्धि की जो आरोप है अभियुक्त के विरुद्ध तब तक विरचित नहीं की जाएगी जब तक कि उसको उस विचार में दोष सिद्ध न कर दिया गया हो। यानी कि वर्धित दंड तभी दिया जाएगा जब वो पूर्व में कोई दंडित किया जा चुका हो और सेम उसी अपराध में उसको वर्धित दंड की व्यवस्था है, तब उसको तभी उसके लिए आरोप विरचित भी किया जाता है। अन्यथा 211 की उपधारा 7 का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि आरोप की अंतर्वस्तु क्या होती है। तो जो आरोप की अंतर्वस्तु है उसमें उपधारा 1 में यही कहा गया है कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। मतलब अपराध का कथन किया जाएगा। जिस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया जा रहा है तो कौन सा अपराध उसने किया है उसका कथन किया जाएगा। इसका उपधारा 2 कराए कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई निर्दिष्ट नाम दिया गया है तो उसे
उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हत्या हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, ये स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, अलग अलग कार्यों के आधार पर उसका नाम दे दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है, उसको उसी अपराध के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्णन किया जाएगा कि आप किस नाम से कौन सा अपराध आपने किया है। अब उपधारा 3 कह रहा है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। जैसे एनडीपीएस की धाराएं हैं या कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कोई धाराएं हैं, तो उसमें जो धारा लगाया जाता है तो उस धारा में कहीं से परिभाषाओं की बात नहीं कही गई है, उसमें नाम नहीं दिया गया है। अब उस धारा में ये मेंशन जरूर है कि आपने कौन सा अपराध किया है, तो वो धारा लगा दिया जाता है ताकि समझ में आ जाता है कि आपने कौन सा धारा कौन सा अपराध किया है। जैसे एनडीपीएस का धारा कोई लग गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कोई धारा लग गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का कोई धारा लग गया, अत्याचार अधिनियम का, तो ये धारा ही इससे स्पष्ट हो जाता है उस अधिनियम का वर्णन कर देने से कि आपने अपराध कौन सा किया है। और उपधारा 4 कह रहा है कि वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगा। अभी जो हमने चर्चा किया है विधि का भी उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि और विधि का वह धारा भी, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि अभियुक्त के ऊपर कौन सा आरोप विरचित किया गया है। और उपधारा 5 ये कह रहा है कि यह तथ्य के आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। जैसे धारा 302 लगा दिया गया, तो 302 लगा देने का मतलब ही यह होता है कि वह व्यक्ति जो धारा 299 में वर्णन किया गया है या धारा 300 में जो वर्णन किया गया है उसने तो अपराध किया ही, साथ में उसने वह व्यक्ति उस अपवाद के अंतर्गत भी नहीं आता है, तभी उसका धारा 302 में आरोप विरचित किया गया। मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, अगर जो 302 का आरोप लगा इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी चीजें जो है ये शर्तें जो है पूर्ण की जा रही हैं, यानी कि वो धारा 300 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई उसके अंतर्गत आ रहा है और साथ में वो किसी अपवाद के अंतर्गत भी नहीं आ रहा है, तभी धारा 302 का उसके ऊपर आरोप विरचित किया जाएगा। तो यही ये बात कर रहा है धारा 5। और प्री का एक क्वेश्चन बनता है जो धारा 6 में दिया गया है कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो धारा 211 के अंतर्वस्तु है, जो बात कही गई है कि एक आरोप में क्या अंतर्वस्तु होगा, वो 1 से लेकर के उपधारा 7 तक में वर्णन किया गया है। और उपधारा 7 यही कह रहा है कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषित किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषिति के कारण वर्धित दंड या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशित है कि ऐसी पूर्व दोषिति उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी जोड़ सकेगा। तो ये बात कही गई है, लेकिन इस चीज को धारा 211 की उपधारा 7 को तब तक विरचित नहीं किया जाएगा जब तक उस मामले में जो निर्णय आता है दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता। जैसे धारा 236 आप पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया संहिता में, तो सेशन ट्रायल तब तक 211 की उपधारा 7 का आरोप विरचित तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसकी 235 में दोष सिद्धि नहीं हो गई। अब आते हैं हम लोग धारा 212 क्या कह रहा है। तो धारा 212 ये कह रहा है कि समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां होंगी, यानी कि जो आरोप विरचित किया जाएगा तो उसमें केवल अपराध और अपराध किस धारा के तहत और किस विधि के तहत केवल इतना ही वर्णन नहीं होगा, उसमें स्थान और समय भी और किस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है और किस वस्तु के विरुद्ध वो अपराध किया गया है, ये सब उल्लिखित किया जाएगा ताकि अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने में सहूलियत हो सके। और धारा 213 में यह कह रहा है कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जाएगी। तो इसमें रीति तभी कथित की जाएगी जब उसका स्पष्ट उल्लेख न किया गया। जैसे कहीं कहीं रीति का वर्णन करना जरूरी हो जाता है। जैसे धारा 211 में 212 में हम लोगों ने देखा कि विधि की बात कही गई है, उस अपराध का नाम की बात कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं जैसे छल हो गया, अब छल हुआ या आपराधिक न्यास भंग हुआ तो उसमें
केवल मेंशन कर देना नहीं होता है, अब उसमें एक टाइम भी पीरियड होता है कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में आपको ये वस्तु दी गई थी जिसको आपने दुरुपयोग किया, तो वो आपराधिक न्यासभंग आपने किया है। तो इस तरीके का एक विशिष्टि दी जाएगी ताकि उसमें पता चले कि अगले व्यक्ति ने किस तरीके से छल किया है, यानी कि छल किया भी है कि नहीं किया है। और दूसरा ये कह रहा है धारा 214 कि आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। तो इसके लिए इसमें उदाहरण एक बड़ा बढ़िया दिया गया है। जैसे हम देखते हैं ना कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 है, तो 3/5 जो लगाया जाएगा तो उसमें विधि का भी वर्णन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि धारा 3/5 हम भारतीय दंड संहिता का अर्थ लगाएं, यानी कि यदि विधि बात कर रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के तहत आरोप विरचित किया गया है, तो उसका अर्थ भी वही लगाया जाएगा जो धारा 3 में और 5 में दिया गया है और जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उसका अर्थ दिया गया, न कि उसको भारतीय दंड संहिता का अर्थ निकाला जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो आरोप की अंतर वस्तु होती है उसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि अभियुक्त व्यक्ति अपने विचार में प्रतिरक्षा कर सके, और इसी उद्देश्य से आरोप विरचित किया जाता है और इसी आरोप के आधार पर पूरी प्रक्रिया टिकी रहती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है जिरा होता है, बहस होता है, चीफ होता है, जो भी एविडेंस आते हैं तो ये किया जाता है। और बीच में इसमें आगे की प्रक्रिया भी है, कब अल्टर किया जा सकता है, कब एक से अधिक शीर्ष वाले जो है आरोप विरचित किए जा सकते हैं। तो इसका चर्चा हम लोगों ने पूर्व वीडियो में कर लिया है। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन जो बनता है मेंस का, वो धारा 211 से लेकर के धारा 214 तक बनता है, और इसमें केवल यही होता है कि आरोप का उद्देश्य क्या होता है और आरोप की अंतर वस्तु क्या होता है। तो इस विषय पे ये तीनों धाराओं को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए आंसर लिखा जाता है। और प्री में वही एक आध क्वेश्चन बनते हैं, जैसे धारा 211 को धारा 5 से बन सकता है, धारा 211 को धारा 6 से बन सकता है, या धारा 7 से बन सकता है। तो इस तरीके के प्री के क्वेश्चन बनते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को बात जरूर समझ में आई होगी। चूँकि बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया है, बीच में हो सकता है हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ इस एक महीने में, बीते एक महीने में घटनाएं ऐसे घटी हैं कि कुछ लोगों ने पाया भी है, कुछ लोगों ने खोया भी है। तो बहुत ज़्यादा इस विषय पे चर्चा न करते हुए हम लोगों को आगे के अन्य एग्जामों पे ध्यान देना है। और पुनः मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।